हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियो हेरिटेज साइट और जियो रेलिक्स यानी कि जो भू वैज्ञानिक स्मारक है उनके प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस को लेके केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसका एक बिल लेके आया और उस बिल को पब्लिक डोमेन में रखा गया डिस्कशन के लिए। उसी बिल के ऊपर क्या डिस्कशन है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती है, जियो रेलिक क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसके अंदर क्या रोल है, इस बिल के क्या प्रावधान है, भारत के अंदर अगर वास्तव में जियो हेरिटेज साइट्स हैं तो कितनी हैं, उनको लेके क्या खतरा है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हमें अच्छे से गो थ्रू होने की ज़रूरत है। इसके ऊपर में इससे पहले भी सवाल आ रखे हैं और आगे भी आने की संभावना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझने की जरूरत है जो जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस का जो बिल 2022 का लेके आया गया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिल इतना डिटेल में डिस्कशन हुआ है। हालांकि इससे पहले भी 2009 में इसी प्रकार से एक बिल लाया गया था, परंतु साल 2016 के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया गया। अभी दोबारा से जियोलॉजिस्ट के प्रेशर के द्वारा सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया। इस बिल के द्वारा हम यही जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स है क्या। सबसे पहले आप ये देखिए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स क्या है। ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स उन साइट्स को बोलते हैं जहां पे आपको जियोग्राफी से संबंधित, जियोलॉजी से संबंधित कोई रेलिक्स या फिर कोई ऐसी घटना या फिर आपको कोई स्ट्रेटिग्राफी टाइप का कोई सेक्शन मिलता है, या ये देखिए जियोलॉजिकल को आपको स्ट्रक्चर मिलता है, या आपको कोई लैंडफॉर्म मिलता है जैसे कोई केव मिल गई, या कोई आपको नेचुरल पार्क मिल गया, या फिर रॉक मिल गई, या कोई ऐसी आकृति बनी हुई है जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है और उसके आसपास के एरिया को जियो हेरिटेज साइट कहा गया। यदि आसान शब्दों में समझे, जियो हेरिटेज साइट एक ऐसी जगह होगी, उस जगह पर वहां की भूगोल के आधारित, भूगोल और भूगर्भ के आधार पर घटी हुई घटनाओं से उस जगह की एक अपनी इंपॉर्टेंस एलिमेंट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसी साइट्स हैं जिसकी एक ज्योग्राफी या जियोलॉजी में खुद एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जब हम मेडिसिन में अलग पढ़ते हैं, परंतु जो भूगर्भ की घटनाएं हैं उनको जनरली ये काफी लंबे समय में परिवर्तित होती है, तो आसानी से इस पे कोई ध्यान देता नहीं है। देखो, फॉरेस्ट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को आसानी से पता होता है, लेकिन जियोलॉजी के बारे में लोगों को आसानी से पता नहीं होता है, क्योंकि जहां जंगल नहीं है तो उस जमीन को हम ये कहते हैं कि बंजर जमीन है और उसको छोड़ दिया जाता है। और ऐसी ही बंजर जमीनों पर हमको ऐसे अवशेष मिलते हैं जो हमको धरती के बनने और उसके घटने की संभावनाओं को सिखाते हैं। तो उन्हीं चीजों को जियो हेरिटेज साइट्स नाम दिया गया है। इसके अंदर रॉक्स भी आती हैं, फॉसिल पार्क्स भी आते हैं, कुछ ऐसा स्कल्पचर बना हुआ है तो वो भी आता है, या नेचुरल कोई सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके बीच में जो स्ट्राटा बना है, वो सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसी के साथ इस बिल का दूसरा टर्म है जियो रेलिक। रेलिक से मतलब यही होता है ऐसा कोई मटेरियल जिसकी जियोलॉजिकल एक सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है। उसमें क्या हो सकता है, कोई मिनरल भी हो सकता है, कोई रॉक भी हो सकती है, या फिर कोई सेडिमेंट्स भी हो सकता है, या फिर कोई फॉसिल है, या कोई आकाश से आया हुआ गिरा हुआ मेटेरॉइड्स है। इन सभी चीजों को हम जियो रेलिक कहते हैं। तो इन जियो हेरिटेज साइट और जियो रेलिक, इनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए, इन चीजों को लेकर के ही ये बिल केंद्र सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा लेके आया गया। वर्तमान में भारत के अंदर 32 जियोलॉजिकल हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, और इसके अलावा 2 हेरिटेज साइट्स और डिक्लेयर की गई थी, तो टोटल 34 हेरिटेज साइट्स हैं। ये जो साइट्स हैं हमारी लगभग करीब करीब 13 स्टेट्स के अंदर फैली हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक 10 जियो हेरिटेज साइट्स हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन साइट्स को डिक्लेयर कौन करता है। तो इन साइट्स को डिक्लेयर करने की जो पावर है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, और वो ऐसी ही साइट्स को जो नेशनल जियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है उनको ये डिक्लेयर करता है ताकि उसका प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस हो सके। हालांकि ये चीजें आसान नहीं थी। सरकार ने देखा कि उनका प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा था, मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, इसीलिए अब उन्होंने एक स्टेप बढ़ के ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, जो पब्लिक के अंदर, डोमेन के अंदर डिस्कशन में भी था। अब यदि हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका जिसका जो इस संगठन का निर्माण 1851 में हुआ था,
ये आप जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर तो कर रहा था, परंतु डिक्लेयर करने के बावजूद भी चिंता ये थी कि इन साइट्स का प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा था। जिस कारण से क्या हो रहा था, प्रिजर्वेशन नहीं होने के कारण जो इसकी इंपॉर्टेंस थी, जो इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जो अर्थ को समझने में, हमारे जीवन चक्र को समझने में एक अहम भूमिका निभा सकता है, उसमें एक कमी और गिरावट थी। इस कारण से सरकार ने यह महसूस किया कि इसके लिए हमें एक लेजिस्लेशन लेके आना पड़ेगा, जिससे हम क्या करें, प्रोटेक्शन कर सके, इनका मेंटेनेंस कर सके। और यदि कोई इन साइट्स को नुकसान पहुंचाता है या फिर ये साइट्स खतरे में हैं, तो उसके खिलाफ हम एक लीगल एक्शन ले सकें। और इसके साथ क्या होगा, इन जियो हेरिटेज साइट्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसके साथ जियो टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बिल के प्रावधान क्या है। तो अगर हम इनके प्रावधान देखें तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब से सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पावर होगी कि वो जियो हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर सकता है और उसकी जो लैंड है उस लैंड को भी वो एक्वायर कर सकता है। यदि उस लैंड को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको पेनल्टी होगी, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, उसको पनिशमेंट हो सकती है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है। एवं उसके बाद इन साइट्स के आसपास के जो 100 मीटर का एरिया है उसको उन्होंने प्रोहिबिशन एरिया डिक्लेयर किया है, जहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, और यदि वो करता है तो उसे उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाहर का जो 200 मीटर का एरिया है उसको उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। अब यदि हम इंडिया के अंदर जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं उन साइट्स की क्या फीचर हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर मैं आसान भाषा में आपको कहना चाहूं तो आप ये सोचिए कि बिलियंस ऑफ ईयर्स निकल चुके हैं, कई करोड़ों साल बीत चुके हैं, और इसके अंदर कितने ही प्रकृति के अपने साइकिल होंगे जो उन्होंने पूरे कर लिए, कई टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई होगी, और क्लाइमेट ने कितने प्रकार से कई बार इसके अंदर उतार और चढ़ाव आए होंगे। ये जो सारी घटनाएं होती है इनका रिकॉर्ड हमको कहाँ मिलेगा? इनका रिकॉर्ड हमको जो अर्थ की रॉक्स हैं उसके ऊपर मिल सकता है कि उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, या फिर जो हमारी जो भूगर्भ की स्थिति है वो हमें दिखा सकती है कि भाई यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन हुआ या कैसे डिप्लीशन हुआ। तो ये सारा का सारा जो एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है वो एक कंट्री की संपत्ति होती है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि आज भी आपको गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां पर आपको डायनासोर के फॉसिल्स मिल जाएंगे। जिस प्रकार से यदि आपने देखा हो कि जुरासिक पार्क का निर्माण हो रखा है वेस्ट में, उसी प्रकार के हमको यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। यदि आप तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे और वहां पे यदि आप जो हमारे तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का जो टाइम था तो उस मेसोजोइक काल के दौरान वहां पर जो मरीन है, मछलियां हैं, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। यदि आप राजस्थान में जाएंगे तो आपने सुना आकलवुड फॉसिल पार्क है हमारा, तो वहां पे आपको 5-5 मीटर डायामीटर के पेड़ मिलेंगे और उसके अंदर रिंग्स मिलेगी जिसके आधार पे हम उन पेड़ों की और उसकी एज काउंट कर सकते हैं कि वो कितना पुराने हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं इसको एक हेरिटेज के तौर पे आपको सामने लेके आती है, और इनका इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमें इसको बचाने के लिए हमें जो ग्राउंड वाटर की सप्लाई है या क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट के चैलेंजेस हैं, जो हमारी लाइफ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, मिनरल्स और इसका क्या रोल है हमारी एनर्जी के लिए, इन सभी चीजों को हम समझने के लिए हमें अर्थ की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। तो इन चीजों के लिए हमें इसको बचाने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। यदि देखें भारत के अंदर जियो हेरिटेज साइट्स कहाँ कहाँ हैं, और राजस्थान के अंदर भी देखेंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर 10 जियो हेरिटेज साइट है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि टोटल जो 34 साइट्स हैं उसमें 4 तो आपके आंध्र प्रदेश में हैं, और उसमें भी जनरली तिरुपति और तिरुमला वाला एरिया के अंदर 2 साइट्स हैं। फिर तमिलनाडु में आप जाएंगे तो वहां आपको 3 तो फॉसिल पार्क्स मिल जाएंगे और एक आपको वहां पे रॉक मॉन्यूमेंट मिल जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक तो फॉसिल पार्क है जो आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ रॉक मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसा कि जो हमारा जोधपुर का वेल्डेड टफ है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट बना है उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर जो बर वाला एरिया है वहां पर भी हमको कई प्रकार की पत्थरों की जो मिलावट है वो दिखाई देती है, रॉक्स की फॉर्मेशन एक साथ दिखती है, जिसे हम बर कॉन्ग्लोमरेट करते हैं, और ये पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। फिर आपको किशनगढ़ के अंदर हमारी जो नेफ्लेलाइव का सियनाइट है वो मिल जाता है, वो भी एक तरह से कई मिक्सर्स को लेके बना है। और इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे स्ट्रेटिग्राफी है, मतलब लेयर्स फॉर्मेशन मिलती है, जिसके अंदर जोधपुर और मालानी ग्रुप का जो इग्निशियस शूट है वो मिलता है, और हमारा जो बूंदी के अंदर है वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो है।
इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ है, वहां पे है। और जो हमारा राजपुरा दरीबा की जो मिनरल्स की साइट है उदयपुर के अंदर, वहां भी हमें इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। और झामर कोटला की जहाँ पे रॉक फॉस्फेट की प्राप्ति होती है, वहां पर भी हमको उदयपुर के अंदर इसके वो मिलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की सारी साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एवं इसी प्रकार से अभी राजस्थान के अंदर डिस्कशन चल रहा था, जो रामगढ़ क्रेटर का एरिया है 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो उदयपुर के अंदर हमारी जावर की माइंस है जहाँ पर लेड और जिंक की प्राप्ति होती है, तो इन दोनों को भी इसके अंदर काफ़ी डिस्कशन में चल रहा था। क्योंकि रामगढ़ क्रेटर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर हमें एक भगवान शिव के मंदिर की भी प्राप्ति होती है, तो स्थापत्य के हिसाब से वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों से जियो टूरिज्म को और जियो हेरिटेज को दोनों को जोड़ के एक बैलेंस करने की अप्रोच सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर जैसे जो हमारी कोलार की माइंस है गोल्ड की, तो वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसेंटली आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पार्क है, वो डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि वहां पर भी हमें टाइम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल हेरिटेज के साइंस मिले थे। तो उसको अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की साइट है जिसको शिवालिक पार्क के नाम से बनाया गया, जिसको भी अभी रिसेंटली ही डिक्लेयर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जियो हेरिटेज के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जानकारी में होनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जियो टूरिज्म साइट है जो लगभग भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और ये 12 है। इनको भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, एक तो मेघालय एज से संबंधित थी, जो हमारी माओमूला केव थी, जिसके अंदर ये एलिमेंट मिले कि आज से 4200 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ था, जो हमें एक ड्राउट और रेन का एक अलग पैटर्न दिखाया जाता है चेरापूंजी वाले एरिया में। तो वहाँ की जो मेघालयन एज के जो साक्ष्य मिले, तो वो एक जियो टूरिज्म साइट है। इसी प्रकार से जो मजूलिका आइलैंड है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट जियो टूरिज्म साइट है। हालांकि ये 12 साइट्स हैं, आप इसकी लिस्ट को मैं यहाँ पे लिंक में शेयर कर रहा हूँ, उसको जरूर गो थ्रू करें। और जो जियो हेरिटेज साइट है उनको भी एक दो बार देखते रहें, ताकि आपको ऑड नहीं लगेगा और ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। हालांकि ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इस बिल में और कोई अमेंडमेंट होता है या नहीं, उसको किस प्रकार से पास किया जाता है, ये देखने का विषय होगा। परंतु एज ए स्टूडेंट हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी सरकार के द्वारा जियो हेरिटेज साइट्स के प्रोटेक्शन और जियो रेलिक के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए बिल लाया गया, जिसके ऊपर चर्चाएं चली। और ये जो बिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लेके आया था। इससे हमने ये देखा कि जियो हेरिटेज साइट क्या है, जियो रेलिक क्या है, भारत के अंदर कितनी जियो हेरिटेज साइट्स है, इसको डिक्लेयर कौन करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यही चीज़ें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट थी। मैं लिस्ट के अंदर राजस्थान की जो जियो हेरिटेज साइट्स है उसको भी एक टैग कर रहा हूँ, उसके आप नोट्स बना लें या फिर स्क्रीनशॉट रख लें, ताकि ये चीज़ें आपके मेमोरी में रहेगी, तो आप एग्जाम में इसको आराम से याद करके दोबारा उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।